आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। हमने कार्यपालिका देख ली क्या होती है, उस सबके चर्चा भाग 1 में हमने किया है। अब भाग 2 में हम देखेंगे कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री, उसकी कार्य शक्ति, उसकी योग्यता क्या, मंत्रिमंडल इत्यादि पे चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रधानमंत्री क्या होता है। अगर पूछता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है तो आप आंसर में लिख सकते हैं, लोकसभा से जिस दल को या जिस गठबंधन पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो उसे पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी अगर मान लो कोई पार्टी है, लोकसभा में अधिक बहुमत उसे प्राप्त हो, यानी वोट अधिक मिल जाए, या कोई गठबंधन पार्टी है। गठबंधन पार्टी ये होती है जिसमें एक पार्टी ना होकर बहुत सारी पार्टी मिलके सत्ता स्थापित करती हैं, यानी गठबंधन बनाती हैं और लोकसभा में अपनी बहुमत स्थापित करती हैं। तो इसकी आप प्रधानमंत्री की डेफिनेशन अगर पूछे है तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा में जिस दल को, मतलब लोकसभा में जिस दल को, जिस गठबंधन या किसी गठबंधन पार्टी को सबसे अधिक बहुमत मिल जाता है, यानी सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा, उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 375 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अब एक स्टार पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उस पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी जो प्रधानमंत्री है उसको गोपनीयता यानी जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा गोपनीयता शपथ। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा दोबारा चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। उसके क्या कार्य और क्या शक्तियां रहती हैं प्रधानमंत्री के, ये 6 नंबर में पूछता है। 6 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये प्रधानमंत्री की जो कार्य क्या शक्तियां रही हैं, ये प्रधानमंत्री की कार्य बताइए या प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए। ये 10 शक्तियां लिखी हैं मैंने। अगर 6 नंबर में पूछता है आप तो 6 लिखें, अगर 4 नंबर में पूछता है तो 4, वरना 6 से 7 पॉइंट जरूर लिखें आप। पहला है वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन पर, जो प्रधानमंत्री होगा मंत्रियों को नियुक्ति करता है। वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राजमंत्री, उपमंत्री बनाया जाता है। यानी जो जितना पुराना होगा, मतलब उस कार्यकाल कर रहा होता है, वरिष्ठ होता है, और राजनीतिक महत्व के अनुसार यानी क्या महत्व है उसको राजनीति में, उसके हिसाब से मंत्रिमंडल का मंत्री जैसे कि राजमंत्री, उपमंत्री, विधानमंत्री इत्यादि बनाए जाते हैं। दूसरा है वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। यानी प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा, किसी मंत्री को बोलेगा आप रेल मंत्री, आप मंत्री बन जाओ, आप फॉरेन मंत्री यानी मंत्री बन जाओ, या यातायात मंत्री बन जाए, फॉरेन मिनिस्टर मंत्री बन जाइए, आप जल प्रबंधन मंत्री बन जाइए इत्यादि। जो विभाग होते हैं ना मंत्रियों के, आप गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, वो गृह मंत्री बन जाइए आप, इत्यादि जितने भी मंत्रियों के विभाग होते हैं उसमें वो प्रधानमंत्री उन सभी को विभागों में बांटता है, मंत्रियों को उनकी योग्यता और उनके अनुसार चलाने के हिसाब से। तीसरा है वह सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर होने वाली नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनमें भूमिका निभाता है। चौथा है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। बिल्कुल लोकसभा का इसलिए नेता है क्योंकि जो उसकी मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल है मंत्रियां होते हैं, उनको लोकसभा यानी जनता चुन के भेजती है, तब वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वोट करते हैं प्रधानमंत्री को। पांचवा वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा राष्ट्रों के दौरे पर राष्ट्रीय नेता की छवि लेता है। यानी आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री फॉरेनर जाते हैं इत्यादि, घूमने जाते हैं, देश विदेश सम्मेलन करने जाते हैं, अच्छे संबंध बनाने जाते हैं इत्यादि, व्यापार के लिए जाते हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री क्या कहा है कि देश में अन्य राष्ट्रों के दौर राष्ट्रीय नेता की छवि देता है प्रधानमंत्री। छठा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। यानी जो राष्ट्रपति है अगर उसको सलाह चाहिए तो प्रमुख मुख्य सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री को सलाह दे सकता है। संघीय मामलों के प्रशासन और प्रशासनिक कानून के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। सातवां है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता भी करता है। यानी जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं संसद में वो प्रधानमंत्री बुलाता है और जरूरी निर्णय लिए जाते हैं। आठवां पॉइंट है
वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो चाहे तो लोकसभा जो है उसको विघटित करने के लिए प्रधानमंत्री से सिफारिश कर सकता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यानी जब जो सरकार मतलब कोई गवर्नमेंट है वो अपनी नीति बना रही है तो वो सारी नीतियों की घोषणा कौन करेगा? प्रधानमंत्री एक सभा पटल में आएगा, वहाँ खड़े होंगे और बोलेंगे कि हमने ये नीति बनाई है, इस ऐसे विकास के लिए नीति बनाई है और या तो बिल पास कराया है इत्यादि की सभा पटल पे घोषणा करता है। 9वां है प्रधानमंत्री सभा, अच्छा ये हो गया। 10वां है प्रधानमंत्री नीति आयोग, जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। यानी जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, ये जो राष्ट्रीय एकता परिषद है इसका नीति आयोग का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अन्य जो संस्थाएं हैं उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास कि आप प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? पहला, प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वो पहले भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता ये है प्रधानमंत्री लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होना आवश्यक है। यानी वो चाहे लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य हो या राज्यसभा, किसी एक सभा का सदस्य होना अनिवार्य है उसे। तीसरा योग्यता है लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। यानी जो प्रधानमंत्री है उसको लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री के लिए योग्य है। चौथा पॉइंट है 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, यानी 25 ईयर्स पूरे हो चुके हों तब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। ये इम्पोर्टेंट है। गठबंधन युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पे अंकुश या प्रभाव पड़ा है। ये प्रीवियस में पूछा गया था, पिछले 2 साल से आ रहा है ये कि जो गठबंधन युग यानी जो गठबंधन है के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कैसे अंकुश लग रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री पे कैसे गठबंधन सरकार तंज कस रही है या गठबंधन सरकार के कारण कैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां कम हुई हैं, उस पर अंकुश कैसे ले, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इत्यादि क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ये 4 नंबर में पूछता है हमेशा। पहला पॉइंट है जो प्रधानमंत्री की चयन में राष्ट्रपति की विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी है। यानी जब गठबंधन सरकार होती है तो कोई बहुत सी पार्टियां मिली होती हैं तो हर पार्टी से एक प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य रखता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कोई दूसरी पार्टी का वो कहेगा कि मैं कोई तीसरी पार्टी मान लो है वो कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री अपने कैंडिडेट को बनाऊंगा। ऐसे में क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री का चयन होता है तो उसमें राष्ट्रपति की विशेषाधिकार की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई। इससे इसलिए होगा क्योंकि प्रधानमंत्री कोई डिसाइड नहीं कर पा रही है पार्टी, क्योंकि गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार में कोई भी हर कैंडिडेट चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हर पार्टी की अपनी अपनी प्रधानमंत्री योग्यता, क्योंकि जिसके पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा उस पार्टी के ज़्यादा फायदा होंगे, उस पार्टी के विभाग ज़्यादा मिलेंगे उसे, जो विभाग हैं पार्टी में उस सबके ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए इसमें क्या करता है राष्ट्रपति अपने विवेक से अपनी भूमिका से प्रधानमंत्री का चयन करता है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई और प्रधानमंत्री की शक्तियां थोड़ी कम होने लगी। दूसरा है गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगिता में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी जो राजनीति के कारण क्या हो रहा है कि जब बहुत सारी पार्टियां गठबंधन सरकार होंगी, जब बहुमत में आएंगी गठबंधन सरकारें अपनी, तो उसमें क्या हो रहा है जो सहयोगी परामर्श हो रहा है उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तीसरा है प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन, उसके पद स्तर और मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगे हैं। वो अंकुश इसलिए लगे हैं जब प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा करता है, यानी मंत्रालयों का बंटवारा करता है। जैसे कि किसी कोई कहे कि नहीं मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनना है, अब दूसरी पार्टी का कह रहा है नहीं मैं बनूंगा फॉरेन मिनिस्टर, तीसरी पार्टी वाला कह रहा है कि नहीं मैं बनूंगा। इस गठबंधन सरकार में यही होता रहता है कि इसमें पूर्ण रूप से डिसाइड नहीं हो पाता कि किस पार्टी को क्या मंत्रालय दिया जाए।
इसका चयन पर भी अंकुश लगा है। चौथा है सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री कोई नीति बना रहा है और या किसी बिल को ला रहा है सिग्नेचर पास कराने के लिए, तो इसमें क्या होता है, जब तक सभी जितनी भी गठबंधन पार्टियां सरकार बनाई हैं उस वक्त गठबंधन मिलके उन सभी पार्टियों का बहुमत होना जरूरी है। यानी बातचीत ज़्यादा बढ़ती गई है। कोई पार्टी बोलेगा नहीं ये हमारे पार्टी हमें पसंद नहीं है बिल, कोई दूसरी पार्टी कह रही है कि हमें ये इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, इत्यादि बहुत सारे लफड़ों के बाद, बहुत सारे बदलाव के बाद, बातचीतों के बाद तब जाके कानून बनेगा या नीतियाँ बनती हैं। गठबंधन सरकार होने का बहुत प्रभाव बेकार रहता है क्योंकि पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले सकते, सभी पार्टियों से पूछना पड़ता है तब जाके निर्णय लिए जाते हैं। जब क्या होता है, जब गठबंधन सरकार नहीं होती तो निर्णय तो आराम से लिए जा सकते हैं। जब गठबंधन सरकार होगी तो सभी ढेर सारी पार्टियां होंगी उसमें, तो उसके बाद सारे निर्णय फिर सभी पार्टियों से पूछने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यों में कार्यपालिका के क्या स्वरूप है। यानी स्टेट है, जो स्टेट है यानी जो राज्य है उसमें कार्यपालिका का क्या स्वरूप रहेगा, क्या रूप रहा है, कार्यपालिका की क्या भूमिका रही है इस पे। पहला है राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यानी जो स्टेट में कार्यपालिका है उसमें एक राज्यपाल होगा, राज्यों में एक राज्यपाल होगा जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दूसरा है मुख्यमंत्री में विद्यमान सभा में बहुमत दल का नेता होता है। यानी राज्यों में जो कार्यपालिका उसमें क्या होगा, दूसरा पॉइंट में मुख्यमंत्री भी विद्यमान सभा में बहुमत दल का नेता होगा। जो मुख्यमंत्री होगा वो विधानसभा में क्या होगा, जो बहुमत दल होगा ना उसका नेता होगा और किसी दल का नेता नहीं हो सकता। तीसरा है राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। जो राज्यपाल है उसके पास वो विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं जो अधिक होती जाती है। चौथा राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। एक स्टार पॉइंट है, ये 1 नंबर में पूछा था प्रीवियस में। भारत में केंद्र में गठबंधन सिफारिशों का दौर कब 1989 में शुरू हुआ था, 1989 में शुरू हुआ था गठबंधन सरकार का दौर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी भी वीडियो है एग्ज़ाम पॉइंट, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं 25 तारीख वाले सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं मैंने। इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब भारत का उपराष्ट्रपति यानी जो उपराष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर से जो नीचे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर यानी उपराष्ट्रपति होता है, वो भारत में क्या उसकी भूमिका है, उसका क्या कार्य है, इसमें देखेंगे। ये छोटा सा है लेकिन कभी कभार पूछ लेता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आंसर पूरे इसमें क्लियर बता रखे हैं। हर वीडियो में, मेरी सारी वीडियो में हैं, आप देखें ज़रूर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। यानी जो संसद है उसके 2 सदन हैं। कौन से सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा है। संसद के 2 सदनों के सदस्यों के जो निर्वाचन मंडल होगा ना उसके द्वारा चुना जाएगा उपराष्ट्रपति। अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। यानी अप्रत्यक्ष रूप से 5, जनता इसे सीधा नहीं चुनेगी, इसे निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा और ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाएगा। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब तीसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और प्रस्ताव में लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। यानी महाभियोग से हटाया जा सकता है, साफ सीधी बात। इसके 2 कार्य हैं जो आपकी बुक में हैं, इसके 2 ही कार्य पूछता है जब भी पूछेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन यानी जो पद का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति हो जाए। और राज्यसभा का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से ये पद रिक्त हो जाता है। यानी राष्ट्रपति की मान लो मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दे या महाभियोग उस पर लगे, महाभियोग मतलब होता है उसे पद से हटाया जा रहा है, द्वारा हटाने या अन्य किसी कारण से पद खाली हो गया है, तो वह कार्यवाही राष्ट्रपति का काम करता है। यानी जो राष्ट्रपति है उसकी मान लो मृत्यु हो जाती है,
त्याग पत्र देता है, उस पर महाभियोग चल रहा होता है, उस या किसी और भी कारण से उसका अगर पद खाली हो रहा है ना, तो उसके पद पे कौन काम करेगा? उस पद पे उपराष्ट्रपति काम करेगा। उदाहरण के लिए आप, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई शासनकाल में ही। तो उनके बाद जो बीडी जाति यानी वीडी जत्ती तब तक कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। यानी जो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे उनकी कार्यकाल में ही मृत्यु, राष्ट्रपति कार्यकाल में ही जब मृत्यु हुई, तो जो उपराष्ट्रपति थे ना वीडी जाति, वो जब तक वहाँ पे काम करते रहें जब तक नए राष्ट्रपति के चुनाव होके राष्ट्रपति नहीं चुना गया, जब तक वो काम करते रहें। अगला है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये 4 नंबर में पूछता है। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी है, इसके बारे में है। पहला है पॉइंट, जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। क्योंकि लोकसभा के प्रति अगर उत्तरदायी नहीं होगी, यानी जनता के प्रति लोकसभा यानी जनता के प्रति अगर उत्तरदायित्व नहीं बनाएगी, उत्तरदायी नहीं रहेगी मंत्रिपरिषद, तो उसे वोट देगा ही नहीं कोई। दूसरा पॉइंट है, मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हटाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद का केवल एक स्थान ही खाली रहता है। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि अगर जो प्रधानमंत्री है, किसी बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री बना है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है ना, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन जब किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे या वो हट जाए, तब मंत्रिपरिषद के केवल उस खाली स्थान होगा, यानी जो मरेगा उसी का सिर्फ खाली स्थान होगा, जिसकी मृत्यु होगी उसी का खाली स्थान होगा, जिस प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी उसका ही खाली स्थान होगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। चौथा है, प्रधानमंत्री एक तरह मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। यानी जो प्रधानमंत्री है कि एक मतलब जो मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद के बीच में ना एक पुल यानी बांध के रखता है, पुल के हिसाब से करता है। क्यों, कैसे पुल का हिसाब करता है? जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करेगा, सभी भारत के सभी 28 स्टेटों से अपने अपने चुनाव क्षेत्र से अपने जीतेंगे, उसके बाद जीतने के बाद वो लोकसभा में अपने बहुमत साबित करेंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो फिर उसके बाद जब नियुक्त होने के बाद फिर संसद में बैठकें चालू हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करके ना मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए वो एक पुल का काम करता है, यानी सेतु का काम करता है। अब मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका और क्या महत्व रहा है उसके बारे में। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, जो वास्तविक शक्तियां होती हैं ना, जो पावर होगी वो राष्ट्रपति के पास ना होके मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति कोई कानून पे हस्ताक्षर, ये बात सच है कि अगर राष्ट्रपति के साइन से ही कि कानून बनते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद किसी के मतलब चाहती है कि ये प्रधानमंत्री, अगर मंत्रिपरिषद ये चाह ले कि जो कोई कानून है वो हम दोबारा नहीं बहुमत नहीं देना चाहते, कोई अध्यादेश है उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, तो वो कानून नहीं बनाया जा सकता, आगे नहीं भेज सकते। इसलिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के अध्ययन के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई। क्यों? क्योंकि अगर उत्तरदायी नहीं होगा, जनता को लगता है कि मंत्रिपरिषद सही से काम नहीं कर रहा, तो अगली बार उसे वोट नहीं मिलेंगे। अब एक स्टार पॉइंट है, ये मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में जो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होंगे। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा और उप मंत्री होता है। अब
ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस में पूछा गया था। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताता हूँ इसको। अब जो कार्यपालिका है वो स्थायी कार्यपालिका है यहाँ, लेकिन अस्थायी यानी अस्थायी कार्यपालिका होनी चाहिए, लेकिन यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका है। यही ना आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ये अस्थायी ही कार्यपालिका है, बस एग्जामिनर आप लोगों को घुमाने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका ही लिखा है। इसे आप अस्थायी भी कह सकते हैं, यानी अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी का। इनमें क्या है, डिफरेंस हमेशा पूछता है, कभी भी इन्हें सिंगल नहीं पूछता, हमेशा डिफरेंस पूछेगा, अंतर बताओ, उसमें पूछता है हमेशा। आप इसमें अस्थायी का मतलब होता है कुछ देर के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए। ये एक अस्थायी संस्था निकाय है, राजनीतिक जो कार्यपालिका है। इसमें वह सरकार आती है जिसका कार्यकाल छोटा होता है, यानी 5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितने भी हैं आप लोगों के वो आते हैं। इसमें कौन कौन से उदाहरण के लिए आप जैसे जो प्रधानमंत्री होगा 5 साल, राष्ट्रपति 5 साल, मंत्रिपरिषद 5 साल आते हैं, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये नीतियां जरूर बनाते हैं लेकिन उनको लागू करने के अनुभव इनमें नहीं होता। यानी इसमें जो होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद इत्यादि सारे इसमें आते हैं जितने। ये क्यों आते हैं, क्योंकि अस्थायी इसलिए क्योंकि इनका कार्यकाल छोटा होता है, कम होता है। और ये जो नीतियां बनाते हैं, संसद में जो नीतियां बनाते हैं, यही स्थायी कार्यपालिका वाले में से जो निहित हैं वही बनाते हैं। स्थायी का मतलब होता है गवर्नमेंट, एक तरफ से परमानेंट बंदा, यानी जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी बंदा है, जो सरकारी लोग हैं, वो है स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। ये एक स्थायी निकाय क्यों है, क्योंकि ये या तो इन्हें इनके पद से, या मतलब वो होते हैं ना रिज़ाइन दे के हट जाओ, या फिर कोई केस चल रहा होता तब हटाया जा सकता है इनके स्थायी कार्यपालिका में। इसमें जो सरकारी IAS IPS आते हैं वो इत्यादि आते हैं इसमें वह सरकार यानी नौकरशाही या सिविल सेवक, यानी IAS IPS, पुलिस अधिकारी, DGP, जितने भी अधिकारी हैं वो सारे आते हैं। ये सरकार कर्मचारी होते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी होते हैं। इनका चुनाव योग्यता और प्रतियोगिता परीक्षण से होता है, यानी इसमें सारे के सब गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे होंगे। चौथा है, ये सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, यानी जो गवर्नमेंट है, ये राजनीतिक कार्यपालिका वाले जितने भी नीतियां बनाएंगे वो क्या है, सरकारी, वो जितने भी हैं सरकारी नीति लागू करते हैं। उन सभी नीतियों को लागू कौन करेगा, स्थायी कार्यपालिका। भारत में कार्यपालिका अपनाने के क्या कारण रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कार्यपालिका क्या है, संसद, मतलब भारत में कार्यपालिका क्यों अपनाई गई, क्या अपनाने के कारण रहे हैं इत्यादि पे क्वेश्चन बनते हैं। यानी भारत में संसदीय कार्यपालिका ही क्यों अपनाई गई, कैसे अपनाई गई, क्या कारण रहे हैं अपनाने के, उसके 7 पॉइंट लिखे हैं मैंने। 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव, यानी जो 1935 के जो अधिनियम है, जो रूल रेगुलेशन थे, उसके अंतर्गत जो संसदीय व्यवस्था थी उसका जो संचालन था, उसका कुछ अनुभव से हमने ये भारतीय संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। दूसरा है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण किया जा सकता था ये। तीसरा है, जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो, यानी जो संसदीय कार्यपालिका है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। पांचवा, व्यक्तिगत तो पूजा का खतरा नहीं होता। छठा, संसदीय प्रणाली भारत की परिस्थितियों के अधिक अनुकूल है, यानी जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थिति है भारत की, उसके लिए संसदीय प्रणाली पूर्ण रूप से अनुकूल है। इसमें शासन व जनता के बीच अधिक निकटता आती है, यानी निकटता रहती है या निकटता है। इसमें शासन और जनता, जो शासन है या जो है जो शासित कर रहा है वो जनता के बीच में अधिक निकट से बना हुआ है। एक ये पूछता है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में अंतर बताइए।
या हमेशा अंतर ही पूछता है इसमें, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में क्या अंतर रहा है। मंत्रिपरिषद क्या होती है और ये मंत्रिमंडल में क्या होता है, ये तो हमने पिछले पेज पे देख लिया है। अब इसमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखते हैं। ये 6 नंबर में पूछता है हमेशा। मंत्रिपरिषद पहले देख लेते हैं हम कि मंत्रिपरिषद क्या है। यह एक बड़ा निकाय है। इसमें जो मंत्रिपरिषद है 60 से 70 मंत्रिपरिषद होते हैं, यानी जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद है ये बड़ा निकाय, यानी इसमें अधिक मंत्री आते हैं। इसमें से 60 से 70 मंत्री होते हैं, ये कंपलसरी। दूसरा पॉइंट है, इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणी, यानी जो मंत्रिपरिषद है उसकी 3 श्रेणी कौन, केंद्रीय, राज्य और उप मंत्री होते हैं। इसमें तीनों श्रेणी आती है। यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता, यानी जो गवर्नमेंट की जितनी कार्य होंगे वो सामूहिक बैठक नहीं होती, इसमें ये कार्य नहीं करते। चौथा, इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु कागजों में, यानी वास्तविक शक्तियां इसे प्राप्त नहीं है, सिर्फ कागज में प्राप्त है, छोटी मोटी। इसके कार्यों का निरीक्षण मंत्रिमंडल करती है। छठा है, यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। सातवां, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब मंत्रिमंडल में क्या होता है, ये एक छोटा निकाय है। इसमें 15 से 20 मंत्री आते हैं कंपलसरी। ये एक छोटा निकाय जिसमें 15 से 20 मंत्री होंगे। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद में तीनों आ रहे हैं, ये 3 मंत्री, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या होगा कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री आएगा, कैबिनेट मंत्री। तीसरा है, यह एक निकाय की तरह है, हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों में निर्णय करती है, यानी हफ्ते में एक बार बैठक कंपलसरी है इनकी, ये हमेशा बैठेंगे हफ्ते में एक बार। सरकारी कार्यों में जो निर्णय करती हैं वो पूरे रूप से करेंगे। चौथा पॉइंट है, ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो मंत्रिमंडल है, जो इसमें मंत्रियां हैं, ये वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से जो मंत्रिपरिषद की जितनी भी शक्तियां हैं ना, वो सही में प्रयोग यही करती है मंत्रिमंडल। पांचवा है, ये मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती हैं तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। छठा, यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती हैं। सातवां, ये मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती हैं, यानी मंत्री जो परिषद है को उसको लोकसभा के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से लागू करेंगी। ये आपका शायद, हाँ नहीं, ये लास्ट वन है, देखते हैं। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है इसलिए इसे 2 भागों में है। पहले भाग में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये दूसरा भाग है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, कार्यपालिका का। स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही, यानी इसमें सबके सब गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे आएंगे, जो IAS, IPL, सिविल सेवा, DGP, रॉ इत्यादि जो गवर्नमेंट से बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, उसमें ये आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। ये मैंने 11 पॉइंट में डिफ़ाइन किया है, वैसे ये 6 पॉइंट में भी डिफ़ाइन हो सकता था, लेकिन मैं 11 पॉइंट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर याद हो तो आप ज़रूर लिखें। शासन के कार्यकारी अंग में जो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और नौकरशाही या प्रशासन मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है इसमें। दूसरा पॉइंट है, इसमें सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसमें नागरिक सेवा करते हैं, यानी इसे सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं, यानी जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, जिन्हें उनकी सेवाएं करने के लिए ये स्थायी कार्यपालिका काम करती है। तीसरा, सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षण प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने के मंत्रियों को सहयोग करते हैं, यानी जो इसमें कार्य होते हैं, जो अधिकारी होते हैं IAS, IPS, जो सरकार नीतियां बनाती है उसको लागू करने इत्यादि बहुत से महत्वपूर्ण नीतियों उसे लागू करने, कानून को लागू करने के लिए ये सहयोग प्रदान करते हैं। चौथा है,
लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्री गण सरकार के प्रभावी होते हैं और प्रशासन के अनेक नियंत्रण और देखरेख में होते हैं। पांचवा है, नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ हो तथा नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपायोग के तकनीकी प्रबंधकीय अधिकारी शामिल होते हैं। योग्यता के आधार पर चयन होता है, यानी एग्ज़ाम दोगे, आप पास करते हो, क्वालिफिकेशन है उस पर, यानी आपकी क्या योग्यता है उसके आधार पर चयन किए जाओगे या चयन किया जाता है। सातवां है, भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों में भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उसकी जो सिविल सेवा यानी IAS IPS जो बनते हैं ना, उनकी सभी भर्तियां किसको, संघ लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC आप जिसे कहते हो, को सौंपा गया है। ये लोक सेवा आयोग राज्यों को भी बनाए गए हैं, यानी जो ये राज्यों में भी बने हैं संघ लोक सेवा यानी UPSC वाले जो हैं। नौवां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपवध किया जा सकता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही क्या होगा, इन्हें हटाया जा सकता है पद के। यानी 10वां है, महिलाओं व अन्य पीड़ित जातियों को भी इसका आरक्षण दिया जाता है। जो महिला है या अन्य पीड़ित जातियां हैं उनको भी आरक्षण दिया जाता है इसमें स्थायी कार्यपालिका में। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। यानी जो IAS IPS के होते हैं अधिकारी, उनका चयन भारतीय लोक सेवा संघ करता है, यानी UPSC वाले। अब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये चित्र है, ये 89 NCERT 89 पे जाए, पेज नंबर पे 89 पे ये एक चित्र है, आप इसे देखें। ये एक चित्र है 89 पे, ये वाला चित्र, ये देखें, ये वाला चित्र, ये कार्टून। हर बार आपके एग्ज़ाम में सारे चित्र मैंने कवर किए हैं पिछली वीडियो में, इस चैप्टर के भी इसलिए कवर कर रहा हूँ साथ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चित्र हमेशा 2 चित्र आते हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चित्र में क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं इस चित्र में, और इनके आंसर भी मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं। प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिमंडल नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, यानी प्रधानमंत्री का कोई मंत्रिमंडल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब अगुवाई करने वाला ही नहीं होगा, मतलब आगे ले जाने वाला ही नहीं होगा, तो पीछे ले जाने के क्या। आप देखते हो ना, भेड़ बकरियां चर रही होती हैं, एक चरवाहा होता है, अगर चरवाहा ही ना हो तो वो भेड़ बकरियां वहीं की वहीं चरती रहेंगी। उनको एक रास्ता दिखाने वाला, घर से चरगाह तक ले जाने तक का, मतलब जहाँ खेतों में ले जाने तक का कोई होता है ना, पीछे से ले जाने, आगे से ले जा रहा है कि आप यहाँ चलो। उसी तरह अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो मंत्रिमंडल होने का कोई वजूद ही नहीं है, यानी प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिमंडल नहीं होता है, पहला। दूसरा है, चित्र में क्या है, प्रधानमंत्री जो सरकार की अगुवाई कर रहा है, इस चित्र में क्या है आपको बताया ना, भेड़ वाला उदाहरण, उसमें एक चारगाह जो चरा रहा होता है भेड़ों को, उसको अगुवाई वही तो कर रहा है, होता है भेड़ों का कि आप इधर जाओ ना, इधर ना जाओ। उसी हिसाब से इस चित्र में जो प्रधानमंत्री है वो सरकार की अगुवाई कर रहा है, यानी ये मंत्री सारी मंत्रियां हैं, ये नेहरू जी हैं, इन्होंने अगुवाई कर रहे हैं, ये सरकार की अगुवाई करने के लिए, मतलब आगे बढ़ के काम करने के लिए एक फेस होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्टून में सबसे आगे कौन नज़र आ रहा है, ये सबसे आगे, इन्हें ये मत देख लेना सबसे आगे, ये मंत्रिमंडल, ये परिषद, ये है मंत्रिमंडल, ये है सब सारे मंत्री हैं, ये रहे, इनके आगे ये है नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे आगे हैं। सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है इनका, मतलब क्या आगे होने का क्या कारण है, क्या अभिप्राय है इसका। तो इसका है, प्रथम स्वतंत्रता भारत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करना है, यानी प्रथम स्वतंत्र भारत, जो प्रथम स्वतंत्र भारत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए वो आगे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि ये मेरी मंत्रिमंडल है, संसद में यानी लोकसभा में ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल हूँ और ये मेरी मंत्री परिषद हैं सब,
मंत्रिमंडल हैं, अगुवाई कर रहे हैं एक तरह से। ये है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करता है। बिल्कुल सही है। जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करेगा। किसकी सहायता से? सलाह से, राष्ट्रपति की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करता है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति। इनकी नियुक्ति इसलिए करते कि आप इस पोस्ट पे हो जाओ, फॉरेन मिनिस्टर बन जाओ आप, इत्यादि, और कोई मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर बन जाओ, और गृह मंत्रालय आप संभाल लो, इत्यादि जितने मंत्रालय हैं उसकी नियुक्ति उस पद के हिसाब से कर देते हैं। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां होने के क्या कारण हैं? यानी जो प्रधानमंत्री है शक्तिशाली होने के कारण, मतलब प्रधानमंत्री है इस पर शक्तिशाली, ऐसे पावर, मतलब शक्तिशाली वर्चस्व होने का क्या कारण हो सकता है? इसके दो कारण आप लिख सकते हैं। बहुमत, एक तो इस पर बहुमत दल का नेता होता है बिल्कुल तरह, इसमें जितने भी मतलब मंत्री होते हैं सबने वोट इसे दिया होता है, तब ये प्रधानमंत्री बनते हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी जो रियलिटी पावर है ना, रियल पावर, वास्तविक शक्तियाँ, उसका प्रयोग सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकता है मंत्रिमंडल के उससे। अगला है एनसीईआरटी 93 पेज पे। आप एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और किसी से नहीं। ये एनसीईआरटी वाला आप एनसीईआरटी में ही देखें और सॉल्व बुक में किस पेज पे होगा। ये चित्र मुझे नहीं पता देगा या नहीं देगा, बहुत से क्या होते हैं चित्र सॉल्व बुक में दिए ही नहीं होते हैं, इसीलिए ये एनसीईआरटी का ही है एक चित्र, इसलिए एनसीईआरटी की बुक मैं रेफ़र करता हूँ हमेशा, पढ़ने और पढ़ाने के लिए दोनों के लिए बेटर होती हैं। 93 पे ये वाला चित्र आप देख सकते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे थे। विश्वास मत क्या होता है? संसद में बहुमत प्राप्त में होना, यानी विश्वास मत का क्या मतलब होता है कि जो संसद है उसमें बहुमत प्राप्त होना। अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो आपकी सरकार जरूर गिरेगी, फिर दोबारा चुनाव होंगे। विश्वास का मतलब होता है कि संसद में आपको बहुमत पूर्ण रूप से प्राप्त है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या मतलब होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि जो संसद के प्रति उत्तर जवाबदेही हो, जनता के प्रति जवाबदेही हो, जो सरकार हो वो जनता के भी। और विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी जो विश्वास मत है उसको जीतने के बाद, यानी संसद में विश्वास मत अगर जीतता भी है उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री है उसकी परेशानियां समाप्त नहीं हुई, उसकी जो मुख्यमंत्री है उसकी जो परेशानियां हैं वो समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दे तो फिर से वह संकट में आ जाएगा। यानी जो मुख्यमंत्री है, यानी ये मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है, अगर कोई भी मुख्यमंत्री के पार्टी से एक भी हट जाता है विश्वास मत प्राप्त करने के बाद तो वो दोबारा फिर संकट में आ जाएगा, दोबारा चुनाव होने के हो जाएंगे। ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, दोस्तों में शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो है हमारी विधायिका, ये विधायिका लेजिस्लेटिव विधायिका, हम ये यानी संसद, इसके बारे में, संसद के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।